कि राहुल और अखिलेश का मिलना बड़ा सुखद रहा इंडिया अलायंस के लिए, लेकिन ये मेल परमानेंट तो है। विधानसभा के चुनाव भी आने हैं, तमाम पार्टियों की अपनी एक आइडियोलॉजिकल लाइन होती है, तो ये दोनों लाइन आने वाले चुनावों में एक साथ हों ये जरूरी नहीं है। ओवरऑल एक बड़ा चैलेंज इस देश को एक रखने का है, सबको बराबर के हिस्सा मिल जाए, हकदारी हो जाए, उसका है। सब वापस जो नफरत की आग बोई गई थी, सबको लड़ाया गया था, वो थोड़ा कम हो। अभी ये लंबा संघर्ष है। एक बार उत्तर प्रदेश में इसका राजनीतिक परिदृश्य आगे क्या होगा, अभी वक्त है इसमें। 100 साल पुरानी नहीं है भारतीय जनता पार्टी, पर जब भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो वो सीधे आरएसएस है। आरएसएस का एक प्रयोग है। जब इसने जनसंघ बनाया था तब भी कहा था कि एक गाजर की पुंगी है, बजी तो बजी, नहीं तो खा जाएंगे। तो उनके लिए बीजेपी कोई स्वतंत्र कोई अस्तित्व वाली चीज नहीं है, उनके एक रणनीति का हिस्सा है। दलित और पिछड़े बहुत ज्यादा एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक नैरेटिव बनाया गया और आरएसएस ने इस नैरेटिव को बनाया, और ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग भी इसमें आ जाते हैं कि भाई दलितों का शोषण तो ओबीसी करते हैं। फिर 2024 में बियॉन्ड द पार्टी लाइन, बियॉन्ड द कास्ट लाइन, सबने संविधान बचाने के लिए वोट। नमस्कार दोस्तों, 5 सालों में एक बार चुनाव आता है और चुनाव तय करता है कि कौन सी सरकार देश का संचालन करेगी। फिलहाल चुनाव संपन्न हुए हैं, परिणाम आ चुके हैं, लेकिन ये चुनाव वो रूटीन चुनाव नहीं था। इस चुनाव के शुरू होने से पहले बात चल रही थी संविधान की, बात चल रही थी देश के संचालन की नहीं, बल्कि इसकी कि देश बचेगा या नहीं, देश की आत्मा बचेगी या नहीं। ये सवाल क्यों चल रहा था और क्या जो परिणाम हैं वो इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं, और अगर जवाब दे पा रहे हैं तो क्या सवाल खत्म हो गया है। तमाम सवाल हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने के लिए प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जी का एक कथन मुझे याद आता है, जिन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी के लिए वाटर लूज का मैदान साबित होगा। और जब हम परिणाम देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कुल 63 सीटों का नुकसान हुआ है 2019 के मुकाबले, और लगभग आधा नुकसान, लगभग 50% नुकसान उत्तर प्रदेश ने किया है। कहा यह जाता था कि उत्तर प्रदेश में शायद 70, शायद 75, शायद 80 की 80 सीटें भाजपा जीत ले। मंदिर बना था उत्तर प्रदेश में, काशी और मथुरा के नारे थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोका। वो क्या था, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव से जानेंगे। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव काफ़ी सक्रिय रहे इंडिया के तमाम मीटिंग्स में, इंडिया के पूरे चुनावी कैंपेन में, और ये चुनाव केवल पार्टीज ने नहीं लड़ा, एकेडमिशियंस ने लड़ा, सोशल एक्टिविस्ट ने लड़ा। उन्हीं एक लड़ाकों में से एक हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव। तो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, सबसे पहला सवाल तो यही कि क्या बदल गया। तमाम लोग सोच रहे थे 70, 75, 80 सीट तक भाजपा ला सकती है, क्या बदल गया उत्तर प्रदेश में एकदम से इतना बड़ा नुकसान। बहुत शुक्रिया, और आपके तमाम साथियों का भी। असल में ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर आपने पंकज दा के उस कथन से शुरू किया है तो वोटरलिव साबित हुआ। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो लंबे समय से संविधान, सामाजिक न्याय और इस तरह के मूल्यों को लेकर के बहुत सजग रहा है। वो मंडल आंदोलन का भी एक केंद्र रहा है, इसलिए जिम्मेदारी उस पर ज़्यादा थी और उससे चुनौतियां बहुत ज़्यादा थी उत्तर प्रदेश में। अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों उत्तर प्रदेश में, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ दोनों उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों के बीच में अगर कुछ बदल गया, वो बदलाव 22 जनवरी के पहले से उस बदलाव की तैयारी हो रही थी। मैं भी उस बदलाव की तैयारी में शामिल अपने को मान रहा था, और 22 जनवरी के आसपास तक दिख नहीं रहा था वो बदलाव। एक पार्टी उसने अंदर से तैयारी कर रखी थी, अपने बूथ को मजबूत किया था, अपनी विचारधारा को मजबूत किया था। और मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये पूरा उत्तर प्रदेश का संघर्ष वैचारिक संघर्ष था। एक तरफ अयोध्या, मथुरा, काशी होते हुए सांप्रदायिकता की राजनीति खड़ी थी, तो उसके दूसरी तरफ संविधान और सामाजिक न्याय की राजनीति खड़ी थी। और अच्छा ये हुआ कि संविधान और सामाजिक न्याय की राजनीति जीतती है। 22 जनवरी के आसपास तो किसी को नहीं लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव होगा। ऐसा लग रहा था कि एक तरफा सब कुछ होगा, लेकिन हाँ, अंदर खाने कोई एक नेता था जो अपने लोगों को तैयार कर रहा था, और वो अपने लोगों को कह रहा था कि संविधान बचाना होगा, सामाजिक न्याय बचाना होगा, पीडीए को एनडीए के हराने के लिए तैयार करना होगा। तो ये जो पीडीए था, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसने उस तैयारी में संविधान बचाने की लड़ाई में सबसे केंद्रीय भूमिका निभाई, और इस सबकी भागीदारी ने, सामाजिक न्याय के सवाल ने, संविधान के सवाल ने सांप्रदायिकता की राजनीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और उस पर एक झंडा गाड़ दिया अयोध्या की जीत का।
आपने आपने सर कहा कि एक नेता तैयार कर रहा था अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संविधान बचाने की लड़ाई के लिए। बड़ा उदासीन रहा ये चुनाव। तो वो जो लड़ाके तैयार हो रहे थे, वोकल क्यों नहीं थे? कोई खास स्ट्रेटजी थी क्या? निश्चित रूप से ये पूरा चुनाव जनता का चुनाव था और जनता बहुत खामोश थी, पूरा चुनाव ही खामोश था। लेकिन अचानक इस तरह के परिणाम आते नहीं, इसलिए मैंने कहा कि वो तैयारी जो थी वो बूथ को मजबूत करने की थी, वो अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की थी। वहां एक राउंड की तैयारी एक पार्टी, और असल में केवल चुनाव पॉलिटिकल पार्टियों ने तो लड़ा नहीं, इसके पहले हम लोग जैसे लोग, बहुत सारे लोग, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोग, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई बुद्धिजीवी है, कोई पत्रकार है, कोई अलग अलग तरह के लोग हैं, सामाजिक न्याय को लेकर, संविधान को लेकर, मंडल बनाम कमंडल की राजनीति को लेकर लगातार काम कर रहे थे। समाज में जागरूकता थी, उसको चैनलाइज करने का काम नेता का होता है। ये जागरूकता कहाँ गायब हो गई थी 2014 या 19 में? निश्चित रूप से वो अलग परिस्थितियां थी। वो परिस्थितियां ये थी कि झूठ कई बार हावी हो जाता है। 17 के चुनाव में यही अखिलेश यादव ये काम कह रहे थे कि काम बोलेगा, हमने क्या नहीं किया, मेट्रो, एक्सप्रेस वे, एम्बुलेंस, पुलिस, लैपटॉप, क्या नहीं किया, लेकिन वो काम नहीं बोला और बुरी तरह हारे। तब उन्हें समझ में आया कि यार झूठ लोग बेच ले जाते हैं। 22 में फिर से वो लूट लिया पूरा। कई सीटें ऐसी थी जिसको बाकायदे लूट ली गई, और प्रशासन का भी रोल अलग था, बहुत तरह की चीजें थी। इस चुनाव में वो सारी नाराजगी काम आ गई। ऐसा नहीं था कि उस समय सारे लोग बीजेपी के फेवर में चले गए थे या वो आंदोलन खत्म हो गए थे, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन चल रहे थे। हाँ, वो या तो कहीं बिखर गए या टूट गए। इस बार सब एक जगह संघनित हो। सर, आप जो संविधान का नाम ले रहे हैं उस पर मैं आऊँगा। पंकज श्रीवास्तव जी, आपसे भी ये बात मैं पूछूं कि कहा जा रहा है कि संविधान को बचाने की लड़ाई थी, इसलिए ये लड़ाई इतनी महत्वपूर्ण और इतनी ज़बरदस्त तरीके से लड़ी गई। मुझे लगता है कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था पार्टियों के पास। चुनाव ना जीतते तो शायद एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ जाता, और जब एग्जिस्टेंस का मामला आया तो अच्छे तरीके से लड़े। नहीं, पार्टियों के एग्जिस्टेंस से ज़्यादा संविधान के एग्जिस्टेंस का सवाल है। जब एक पार्टी के सांसद, मंत्री खुलेआम कह रहे हो कि हम संविधान है उसको बदलेंगे और इसलिए हमें 400 सीट चाहिए, तो ये कोई सिर्फ आशंका नहीं थी। और उसके पहले भी जिस तरह से आरक्षण को लेकर पूरा विचार था, 2015 के चुनाव में तो आरएसएस प्रमुख ने कह दिया था कि समीक्षा होनी चाहिए, या उसके बाद जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण का पूरा अभियान चलाया गया, जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया वो आरक्षण को किया। और राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे इस नफरत भरे माहौल में पहले यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिसको भारत जोड़ो यात्रा कहा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने न्याय यात्रा की, और उस न्याय यात्रा में जो एक बहुत बड़ा रेडिकल शिफ्ट मैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स में देखता हूँ, जिसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जितनी आबादी उतना हक, यानी एक ऐसी बात जो मेरी नज़र में तो शायद आज़ादी के आंदोलन का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। जो संविधान बना जिसके मूल और इसकी भावना में ये बात थी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाया। तो अब जबकि इस तरह से हमारे देश में असमानता इतनी ज़्यादा है कि दुनिया में उसकी चर्चा हो रही, तो एक बार फिर से उसको पलट के उस बुनियाद पे चीज़ों को लाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी आई, उसने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संभावना पैदा की और एक विश्वास पैदा किया, क्योंकि उससे ये हुआ कि ये जो गठबंधन है ये राष्ट्रीय परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है कांग्रेस के जोड़ने से। इसलिए अखिलेश यादव बिल्कुल ठीक कहते हैं कि 1+1 11, 1+1 11 हो गए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, उत्तर प्रदेश गंगा यमुना का मैदान है। गंगा यमुना जिसको कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब, जहाँ संगम है, जहाँ पर लोग मेल जोल करके मिल के रहने की एक लंबी परंपरा से जुड़े हैं, जो कबीर और रैदास का प्रदेश है, जहाँ पर इस बात को कभी देखा नहीं गया इस तरह की लोगों को कपड़े से पहचानो। जो राजधानी लखनऊ है उसका सबसे बड़ा मंदिर जो है अलीगंज का लखनऊ में, वो नवाबों एक बड़ी बेगम थी नवाब साहब की, उन्होंने बनवाया। या जो अयोध्या है, उस अयोध्या में हनुमानगढ़ी नवाबों का बनवाया हुआ है। तो यहाँ इस तरह की बात थी ही नहीं। सर, एक चुनाव परिणाम आया, उसके बाद उत्तर प्रदेश को परिभाषित करने के लिए नए नए विशेषण आए, लेकिन उत्तर प्रदेश को परिभाषित करते हुए गोबर पट्टी का भी यूज हुआ। बुलडोजर न्याय को सेलिब्रेट करने वाले प्रदेश के रूप में भी लोगों ने इसको जाना, जहाँ पे मौतों को भी सेलिब्रेट किया जाने लगा था। उत्तर प्रदेश का कैरेक्टर
किस तरीके से बदल गया एकदम से एहसास क्यों हुआ? नहीं, एकदम से एहसास नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि वो पहले भी था, लेकिन वो या तो थोड़ा अलग अलग था। जैसे नाराज खेमा एक जगह नहीं था, और इंडिया गठबंधन के होने के नाते, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के एक साथ होने के नाते, और इनके एजेंडा और नैरेटिव के नाते संविधान बचाने का सवाल केंद्र में आ गया, सामाजिक न्याय का सवाल केंद्र में आ गया, और अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला टिकट वितरण के रास्ते जमीन तक पहुंच गया कि वो केवल एक जाति और एक धर्म की पार्टी, वो जो यादवों की पार्टी कहते थे, अब वो टैग कम से कम हटाने का काम किया। नहीं, पहले भी वो ऐसा हटाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, जब सवाल बड़ा है तो त्याग बड़ा होगा। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की अगर बात हम सामाजिक न्याय की करते हैं, तो सामाजिक न्याय एकदम से लागू किया, और टिकट वितरण में 62 टिकट सपा ने दिए। जैसे हम 85-15 कहते हैं ना, वो 85-15 टिकट का आंकड़ा निकाल लीजिए। 15 वो भी हैं, समण तबके के लोगों को भी टिकट दिए, वो भी जीत कर आए, और 85% जिनकी आबादी है उनको पीडीए को 85% टिकट दिया, और वही पीडीए कामयाब हुआ। और वो जो एक जगह खड़ा हुआ, संविधान बचाने के लिए खड़ा हुआ, कल्पना करिए कि वो पार्टी जो जिसके लोग संविधान के सबसे बड़े लाभार्थी थे, सबसे ज्यादा अपनी पार्टी को लेकर कैडराइज थे, इस बार के चुनाव में उन्होंने सपा को वोट दिया। एक वो तबका जो बीजेपी की तरफ चला गया था झूठ बोल के कि भाई बीजेपी, सपा ने आपको कुछ नहीं दिया तो आप बीजेपी की तरफ आ जाइए, और बीजेपी ने उसका फायदा उठाया था। वो सब लोग ये देख लिए कि 10 साल की केंद्र की मोदी सरकार हो या 7 साल की योगी सरकार हो, उन्होंने अंततः उन जातियों और तबकों को कुछ नहीं दिया, अपमान और हकमारी के सिवा। तो जब ये एजेंडा केंद्र में आ गया, एक नेता लड़ता हुआ सामने आ गया अखिलेश यादव के रूप में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक अच्छी ट्यूनिंग बन गई कि दोनों केवल पार्टियों का गठबंधन नहीं है, वो विचारों का गठबंधन हो गया। तो इसलिए ये कामयाबी हासिल। पंकज श्रीवास्तव जी ने भी उस मेलजोल की बात की, आप भी उस मेलजोल की बात कर रहे हैं, वहीं से एक सवाल है, और दोनों लोगों से ये सवाल है, बारी बारी आप आंसर करें कि राहुल और अखिलेश का मिलना बड़ा सुखद रहा इंडिया अलायंस के लिए, लेकिन ये मेल परमानेंट तो है नहीं। विधानसभा के चुनाव भी आने हैं, तमाम पार्टियों की अपनी एक आइडियोलॉजिकल लाइन होती है। कांग्रेस भी उसी लाइन को लेते हुए दिख रही है, सोशल जस्टिस की। वही लाइन पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सहारे अखिलेश भी लेते हुए दिख रहे हैं। इसमें एक और फैक्टर है जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये दोनों लाइन आने वाले चुनावों में एक साथ हों, ये ज़रूरी नहीं है। अलग अलग कितनी क्या ज़मीन बनती है किसकी? बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया है, और ये समाजवादियों और कांग्रेस दोनों के सोचने का प्रश्न है। जब इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो जो जितने समाजवादी थे, जिनके नाम पर आज समाजवादी पार्टी के लोग एक कसम खाते हैं, चाहे वो लोहिया हो, जयप्रकाश हो, आचार्य नरेंद्र देव हो, या जितने और भी हो सकते हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस के अंदर थे। कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाकर बाकायदा काम कर रहे थे, और उनकी कोशिश थी कि भारत को समाजवादी रास्ते पर ले जाना है। नेहरू भी उनमें शामिल थे, लेकिन नेहरू एक व्यापक स्वीकृति वाले नेता थे, सीएसपी में नहीं थे वो, लेकिन सीएसपी के वो बहुत ही सबके आदर्श थे। मतलब लोहिया के भी वही आदर्श थे, जेपी के तो एकदम भाई की तरह उनका रिश्ता था। आचार्य नरेंद्र देव को कोशिश की थी नेहरू ने पूरे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने में, जब कांग्रेस के एक दक्षिणपंथी खेमे ने पीडी टंडन को बना दिया। तो कांग्रेस के अंदर दक्षिणपंथ और वामपंथ की या समाजवादी धड़े की लड़ाई बड़ी पुरानी है, आज़ादी के पहले थी। आज़ादी के तुरंत बाद समाजवादी लोग जिस एजेंडा को चाहते थे, उस एजेंडे पर कांग्रेस का तत्कालीन जो पूरा इकोसिस्टम था वो तैयार नहीं हुआ। तो फिर सीएसपी बाहर निकल गई और उसने सोशलिस्ट पार्टी अलग से बनाई। बाद में उसमें बहुत विभाजन हुए, वो बहुत कमज़ोर भी हुई, और जयप्रकाश जी तो आंदोलन एकदम छोड़ के चले गए वो अपना विनोबा जी के साथ भूदान में। लेकिन इधर कांग्रेस ने अपने अवार्डी सम्मेलन में समाजवादी समाज बनाने का झंडा उठा लिया। फिर इंदिरा गांधी के दौर आते तक, नेहरू जी के समय जमींदारी उन्मूलन और तमाम चीज़ें हुई, यानी समाजवादी पूरा जो एजेंडा था उसको लागू कर रहे थे तमाम विरोधों के बावजूद। नेहरू जी ने कई बार इसका जिक्र किया है कि कैसे समाजवादी दोस्तों के अलग हो जाने से वो अकेले पड़ गए थे। इसके बावजूद इंदिरा गांधी के आते आते तो प्रीवी पर्स खत्म करना, बैंकों का नेशनलाइजेशन और इस तरह की तमाम बातें हुई, जिससे तमाम समाजवादी वापस आ गए, जिसमें चंद्रशेखर एक बहुत बड़ा नाम है। चंद्रशेखर समाजवादी पार्टी उस समय जो भी थी, मेरा ख्याल है वो संसोपा में थे, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में, उसको छोड़कर वो कांग्रेस के अंदर आए।
और बाद में वो 77 में इमरजेंसी विरोधी आंदोलन में फिर वो अलग गए। लेकिन कांग्रेस और समाजवादियों का एक पुराना रिश्ता रहा है। दरअसल कांग्रेस समाजवादियों का घर रही है, और जब जब बड़ा खतरा आता है, जब जैसे अंग्रेजों का खतरा था, गुलामी का खतरा, मतलब उससे आज़ादी पाने की चुनौती थी, तो कांग्रेस और समाजवादी मिलकर काम कर रहे थे, और कांग्रेस का एजेंडा ही समाजवादी पार्टी का एजेंडा रहा है। तो आज इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां पर आज़ादी के आंदोलन में विकसित हुए संकल्पों पर अगर हमला हो रहा है, उसको बेमानी बनाने की कोशिश हो रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है, तो कोई वजह नहीं है कि इस देश के समाजवादी और कांग्रेस पार्टी को अलग अलग रहना चाहिए। चलिए, इसकी वजह यहाँ से ये सवाल उठता है, तो ये जो खतरा था संविधान के ऊपर, जिसके कारण से समाजवादी और कांग्रेसी एक साथ आए, क्या ये खतरा टल चुका है या ये खतरा अभी बहुत लंबे समय तक जारी रहेगा? और जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन है, वहाँ पे बैटल भारतीय जनता पार्टी बनाम ये जो गठबंधन है, यही रहेगा या फिर तस्वीरें अलग होंगी? मुझे लगता है कि अभी का चुनाव, 2024 का चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव था। संविधान खत्म करने की केवल बात या 2-4 प्रत्याशी बीजेपी के बोल दिए हों, या बीजेपी सफाई देते हुए जैसे कह रही थी कि 10 साल मौका था, खत्म कर दिए होते, ऐसा हमारी मंशा नहीं है। सवाल इतना ही नहीं है, इस आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर हमला हो रहा था, उसकी साझा शहादत से बने साझा विरासत वाले भारत को आपस में लड़ाया जा रहा था। मजहब के नाम पर, जातियों के नाम पर इतनी गैर बराबरी और हकमारी हो गई थी, और ऊपर से पूरे देश को निजी हाथों में बेचा जा रहा था, और लोकतांत्रिक संस्थाओं को भीतर से खोखला कर दिया। चौतरफा हमले का दौर था। इसलिए इसमें तो सबको एकजुट, उन सारे लोगों को एकजुट होना था जो ये दावा करते हैं कि ये देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, जो संविधान में यकीन रखते हैं, अमन और खुशहाली में यकीन रखते हैं, तरक्की पसंद लोग हैं, वो एकजुट हो गए। खतरा टल गया हो ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि असल में एक खतरा है राजनीतिक, जो अभी आधा टला है, कि जो कहता था कि एक अकेला सब पर भारी, वो राजनेता भी आज अकेला पड़ गया। अब उस भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं लगेगा कि विपक्ष किसी और के सामने मुजरा कर रहा था और आज वो किसके सामने मुजरा करने पर मजबूर हो गए, इसलिए हम ये मुजरा वाला शब्द बोलेंगे नहीं। बोल दिया उसके बाद आप कहते हैं, लेकिन हम वो नहीं सहमत हैं उससे, लेकिन कमजोर इतने जरूर हो गए हैं कि अब वो मनमानी नहीं चलेगी। इसका मतलब आधा खतरा थोड़ा कम हुआ है राजनीतिक, अभी वो खतरा बचा हुआ है। थोड़ा और बेहतर परिणाम होते तो शायद वो खतरा, राजनीतिक खतरा कम होता, लेकिन ओवरऑल एक बड़ा चैलेंज इस देश को एक रखने का है, सबको बराबर के हिस्सा मिल जाए, हकदारी हो जाए, उसका है। सब वापस जो नफरत की आग बोई गई थी, सबको लड़ाया गया था, वो थोड़ा कम हो। अभी ये लंबा संघर्ष है। एक बार उत्तर प्रदेश में इसका राजनीतिक परिदृश्य आगे क्या होगा, अभी वक्त है इसमें। दो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, दोनों की अपनी संरचना है, दोनों कई जगह पर एक जगह मिलते हैं, कहीं कहीं हो सकता है टकराव भी होगा, वो राजनीतिक टकराव होगा। अभी उसमें वक्त है, और मुझे लग रहा है कि फिलहाल उन दोनों ने अगर ये चुना है कि संविधान बचाने के लिए हम एक हुए हैं, हम समाजवादी सामाजिक न्याय वाला भारत बनाना चाहते हैं। दोनों कहते हैं हम अग्निवीर हटाएंगे, दोनों कहते रहे कि हम पेपर लीक रोकेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसा कहते रहे कि हम जाति जनगणना कराएंगे, युवाओं को उसका हक देंगे, SC ST OBC को उनकी हिस्सेदारी दिलाएंगे, महिलाओं को दोनों ने कहा कि हम पैसा देकर के मजबूत आर्थिक सशक्तिकरण करेंगे, दोनों ने कहा किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो ये ऐसा लग रहा है कि विचारधारा से दोनों एक जगह पर खड़े थे, और दूसरी तरफ वो विचारधारा थी जो इन सबके विरोध में खड़ी थी। वो धार्मिक और सांप्रदायिक रूप में देश को बांटना चाह रही थी, वो अयोध्या के नाम पर पूरे देश को डरा रही थी, सामाजिक न्याय की हत्या कर रही थी। ये वैचारिक संघर्ष था। इसलिए वैचारिक संघर्ष में दो विचारधारा के लोग एक हो गए। अब मैं एक उदाहरण से मैं समझाऊं कि ये यूपी कर क्या रहा था। कहीं आग लगी हो तो तीन चीजें एक साथ होती हैं। एक वो तबका होता है जो आग लगाने में शामिल होता है, दूसरा वो तबका होता है जो चुपचाप देख करके अफसोस तो कर रहा है कि हाय आग लग गई, लेकिन न बुझाने में शामिल है न लगाने में शामिल है। और तीसरा एक तबका था जो हाथ में आया, पानी, मिट्टी, फूंकना, जो भी हो सका, वो आग बुझाने के लिए दौड़ पड़ा। यूपी वो तीनों अपने आंख से देख रहा था। और यूपी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, चलिए, इशारा नहीं कर रहे हैं तो इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि अब तक बसपा का नाम आया नहीं हमारी चर्चा में। एक तबका, एक धड़ा बसपा भी तो था ही, वो आग लगा रहा था, बुझा रहा था, या बस तमाशा देख रही थी? नहीं, मैं अभी भी कहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी माननीय कांशीराम की बनाई हुई एक पार्टी, राजनीतिक पार्टी है,
जिसको माननीय कांशीराम कहते थे कि वो राजनीतिक दल नहीं, एक मिशन है, वो एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन है। और इस उत्तर भारत की या भारत की पूरी राजनीति को आप माइनस कांशीराम कहीं नहीं देख पाएंगे। एक ऐसा नाम जिसने पूरे भारत की राजनीति को बदल दिया, बहुत बड़े तबके को आत्मविश्वास दिया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया, हिस्सेदारी दी। उत्तर भारत में एक दौर था मिले मुलायम कांशीराम, मंडल आंदोलन के समय की वो राजनीति, समाजवादी धड़े, अम्बेडकरवादी लोग सब मिलकर के लड़ रहे थे। बीच में बहुत तरह के उतार चढ़ाव आए, चीजें बदली। अखिलेश यादव ने 2019 में फिर से कोशिश की, जब मायावती जी के साथ गठबंधन हुआ। 0 सीट पर बसपा 14 में थी, 19 में 10 पे पहुंच गई, 24 में फिर 0 पे पहुंच गई क्योंकि वो अकेले लड़ रही थी। लेकिन लगभग 16 सीट हैं जिन पे नुकसान पहुंचा है। और इसका भी विश्लेषण लोग कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि आदरणीय मायावती जी हो या कांशीराम जी हो, इन लोगों की जो भूमिका है वो बहुत सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। लेकिन राजनीति कई बार समाज जब तैयार होता है ना, तो समाज पहचानता है कि अच्छा आपका सम्मान हम करते हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो आज भी मायावती जी का कोई अपमान कर दे और हम बर्दाश्त कर लें। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो समाज जो मायावती जी का सम्मान बहुत करता है, लेकिन अगर उसे भी देखा कि इस समय जब संविधान बचाना था, इस समय जब सामाजिक न्याय बचाना है, इस समय जब बीजेपी को हराना जरूरी है, तो उस समाज ने निर्णय ले लिया और उस समाज ने निर्णय लेकर के इंडिया गठबंधन का साथ दिया। मैं यहाँ एक बदलाव देख रहा हूँ। ये बदलाव एक सुखद बदलाव है। ये बदलाव वो है जिसको अखिलेश यादव एक स्लोगन में कहते थे ना कि ये संविधान मंथन का वक्त है। एक तरफ संविधान भक्षक खड़े, एक तरफ संविधान रक्षक खड़े। मैं वहां समाज में जागरूकता देख रहा हूं और केंद्र में होता है समाज। तो आपको लगता है कि समाज मूव ऑन कर चुका है मायावती से और बहुजन समाज पार्टी से? एक बड़ा तबका जो संविधान को मानता है, उस बड़े तबके ने संविधान बचाने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए वोट किया। सर, संविधान को बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए पीडीए की बातचीत अखिलेश यादव ने की, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। काफ़ी आरोप लग रहे हैं कि हम लोग फिर से वही 90 के दशक वाली राजनीति की तरफ जा रहे हैं जहां केवल जातियों की बात हो रही है। तो आप इस आरोप को कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि सच में हम फिर से उन्हीं तरह की जातिवादी बातों की तरफ लौट रहे हैं? नीरज, ऐसा जो लोग कहते हैं कि जातिवाद बढ़ जाएगा इस सबसे, दरअसल वो जाति को या जाति व्यवस्था को बनाए रखने के सबसे बड़े पुरोधा है। इसलिए कि आपके कहने से जाति नहीं खत्म हो जाएगी और जाति को खत्म करने का कोई प्रयोग या कोई प्रयास क्या उन लोगों की ओर से आपने होते कभी देखा है जो आज जातिवाद कथित रूप से बढ़ जाने से बहुत परेशान है? देखिए, जाति को खत्म करने, ये बात बिल्कुल सही, जैसा रैदास ने कहा है, लक्ष्मण भाई जानते हैं कि जात जात में जात है, जस केलन के पात, रैदास न मानुष बन सके जब तक जात न जात। मैं ये मानता हूं कि जब तक जाति की चेतना के साथ आप खड़े हैं तब तक आप संपूर्ण मनुष्य होने का स्वाद नहीं प्राप्त कर सकते। मनुष्य होना उससे ऊपर की चीज है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जाति के आधार पर जो शोषण है, जो वंचना है, जो जाति के आधार पर उत्पीड़न है, आप उसको कंसीडर न करें। जाति कैसे खत्म होगी? बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ज़माने में गांधी और अंबेडकर के बीच हमारे देश के निर्माण के दौर में एक बड़ी सकारात्मक बहस हुई, उसने दोनों को बदला। और गांधी जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि एक ज़माने में उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था और शायद वो इस आधार पर किया था कि किसी को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, और लेकिन ऊंच नीच वो नहीं मानते थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपना ये बदला और अंबेडकर के साथ बहस ने उनको यहाँ तक पहुँचाया कि जातियाँ तोड़ने या उसी शादी में वो जाएंगे जिसमें एक पक्ष दलित होगा जी। और रक्त की शुद्धता जाति का सबसे, या जाति गौरव का सबसे बुनियादी तत्व है। और दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर भी यही कहते थे कि जाति को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह होने चाहिए। लेकिन अंतरजातीय विवाह कैसे होंगे? आप दो जातियों को पकड़ के जबरदस्ती तो शादी नहीं करा सकते। लेकिन अगर हर जाति के लोग बड़े बड़े पदों पे हों, उनके पास संसाधन हों, आईएएस हो, पीसीएस हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, उद्योगपति हो, मीडिया में हो, एंकर हो, सभी जातियों में जिनको कथित रूप से नीचा माना जाता है, तो फिर वो समाज में उस सम्मान के साथ जाएंगे और उनको भी चयन का अधिकार होगा और उन स्त्रियों को भी चयन का अधिकार होगा। और आप देखते हैं जहां चयन का अधिकार होता है वहां जाति की सीमाएं और जाति का बंधन टूटता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि जहां पर लोग एक साथ मिलते बैठते हैं वहीं प्रेम संबंध भी विकसित होते हैं और वहां शादियां भी होती हैं। जाति और धर्म का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि एक रुचि का प्रश्न है। तो अगर एक आईएएस है
जो हम देखते हैं कई बार, एक आईएएस है जो दलित पृष्ठभूमि से आता है और एक ब्राह्मण है, वो जो आईएएस है वो भी उसी पृष्ठभूमि से आती है, तो आमतौर पर वो शादी कर लेते हैं क्योंकि उनका वर्गांतरण भी हो चुका होता है, उनकी रुचियों में समानता हो जाती है, उनके सोच और चिंतन में समानता हो जाती है, वो उसी तरह का अध्ययन करके सामने आए होते हैं। तो समाज में जब इस तरह की स्थितियां आएंगी कि सबके पास संसाधन होंगे, उनकी हिस्सेदारी होगी, तो समाज में अंतरजातीय विवाह बड़े पैमाने पर फैलेंगे और तभी जातियां सचमुच टूटेंगी। जब एक परिवार में पता चला कि मान लीजिए कि आपका एक चाचा जो है, या एक चाचा क्या, चाचा तो आप ही की जाति का होगा, चाचा आपकी जाति का हो, मान लीजिए कि कोई दूसरा व्यक्ति, मैं किसका नाम लूं कि जो भी कहूंगा उससे किसी को कुछ आहत हो सकता है। मान लीजिए मैं कहूं कि अपना ही नाम ले लेता हूं, पंकज श्रीवास्तव हैं, तो इनके घर में रिश्तेदारियां हो रही हैं, एक इनका फूफा यादव हो, एक कोई जो मौसिया है वो पता चला ब्राह्मण हो, एक कोई फूफा हो वो दलित जाति का हो, तो वो जो परिवार बनेगा वो दरअसल सच्चा भारतीय परिवार बनेगा। और वहां पर जब जातियां टूटेंगी तब जातिवाद खत्म होगा। जो लोग जातिवाद को बढ़ने पे चिंतित हैं, जरा टाइम्स ऑफ इंडिया का मैट्रिमोनियल कॉलम एक बार पढ़ लीजिए, वो अपनी जाति गोत्र सब कुछ लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, और तब शादी के लिए वर और वधू की तलाश करते हैं। जिस सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हैं उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट होने में कितनी मुश्किलें हैं उसका भी जिक्र आपने ही कर दिया। पीडीए का जो नारा है, जिस तरीके से ये चुनाव लड़ा गया है लक्ष्मण जी, आपको लगता है कि जिस सॉल्यूशन का जिक्र डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव कर रहे हैं वो सॉल्यूशन ऐसे अचीव हो पाएगा, या फिर पीडीए का ये नारा केवल जो चुनावी राजनीति है वहीं तक महदूद होकर रह जाएगा कि सोशल इंजीनियरिंग करिए, कास्ट स्पेसिफिक आप टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करिए, चुनावों में जीत जाइए नंबर्स के भरोसे, या कोई सामाजिक बदलाव भी आप देख पाते हैं? नहीं, एक बात बताइए कि आपने सही कहा कि लोग ये कहते हैं कि हम वापस 90 के एरा में जा रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना की बात होने लगी, पीडीए की बात होने लगी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो ये जातिवाद तो बढ़ रहा है। ये बहुत हास्यास्पद है। अमित शाह अगर यही काम करें तो वो चाणक्य बन जाएंगे, उनकी सोशल इंजीनियरिंग कही जाएगी कि अरे देखिए उन्होंने तमाम जातियों को जोड़ करके उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 70 सीटें 75 उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली, अमुक जगह बना ली, अमुक जगह बना ली। वही काम उस तबके के लोग करें आपस में मिल करके तो वो जातिवाद। सर सवाल मेरा यहीं से, आपने खुद कहा कि अमित शाह ने ये इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की और इसलिए उत्तर प्रदेश में एक जगह बनाई, लेकिन भला तो नहीं हुआ उन जातियों का। अब वही काम अगर इन्हीं जातियों के लोग मिलकर कर भी रहे हैं तो कितना भला हो जाएगा? अब यहीं पर विचारधारा आती है। मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। आप किसी भी एक दलित परिवार से जाकर पूछ लीजिए कि उनके बीच का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बना तो क्या क्या बदल गया, और जो वोट लेकर के बहुत दिन तक रहा वो नहीं बदल पाया। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो पूरे तबके में, वो किसानों और नौजवानों की बात किया करते थे, मुलायम सिंह तो सीधे जाति की बात राजनीति में नहीं करते थे, वो कहते थे किसान और नौजवान 2 तबके हैं जिसकी राजनीति हमें करनी है। किसान और नौजवान में वो सारे लोग आ जाते हैं जो आज पीडीए में आते हैं। उन्होंने जो काम किया वो उसके पहले नहीं हुआ था। तो जब नियत की बात आती है, योगी आदित्यनाथ खुद का कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय, जबकि वो योग धारण कर चुके हैं, योगी बन चुके हैं, जहां जातियां खत्म हो जाती है। उनकी नीयत अलग थी, उनकी विचारधारा अलग थी। उनकी विचारधारा थी उन वोटों को लेकर के कुर्सी पाना और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करना। अखिलेश यादव, राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के लोग जब ये गोलबंदी कर रहे थे तो उनके एजेंडे क्या थे? हम आएंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, क्यों? कि आपको जो नहीं मिला है वो हम आपको दिलाएंगे। ये पॉलिटिकल एजेंडा विचारधारा बताता है। अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और पीडीए हमारा एनडीए को हराएगा, तो ये पॉलिटिकल स्लोगन है। पीडीए की बात अगर केवल पॉलिटिकल होती तो इतना रिप्रेजेंटेशन ना मिलता, और अगर ये रिप्रेजेंटेशन मिला है, आप एक सदन में याद करिए, जिस पार्टी को कहा जाता था वो यादव मुस्लिम की पार्टी है, अब की सदन में उसका नेता जब खड़ा होगा तो उसके पीछे हर तबके के लोग खड़े होंगे, यानी सब मिल तो गए और पॉलिटिकल अलायंस बन गया है। ये पॉलिटिकल अलायंस सोशल अलायंस में तब्दील होगा तब जब आप पॉलिसी अपनी विचारधारा पर बनाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया की विचारधारा को जोड़ करके अखिलेश यादव कहते हैं कि 1956 में डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया एक साथ मिलकर काम करना चाह रहे थे।
पत्र व्यवहार हुआ था, दोनों तैयार थे कि दोनों मिल करके एक बड़ा ख्वाब देख रहे थे। अफसोस ये है कि कुदरत ने डॉक्टर अंबेडकर को हमसे जल्दी छीन लिया। वो प्रयोग बाद में कई बार कोशिश हुई। सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में 100 साल का इतिहास इस देश का, उत्तर भारत का है। त्रिवेणी संघ, अर्जक संघ से होते हुए, डॉक्टर अंबेडकर से बीपी मंडल होते हुए, मानवर कांशीराम से मरहूम मुलायम सिंह यादव होते हुए, आज वो यहाँ प्रयोग खड़ा है कि 37 लोग जो चुन के गए हैं वो केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं है, वो विचारधारा की जीत है। और इसलिए मैं मानता हूं कि नियत बीजेपी की कभी नहीं थी कि जिनका वोट लिया उनको कोई हिस्सा दिया जाए। उनको केवल अपमान मिला, उन तबकों को अपमान मिला, इसलिए वो लोग वहां आज भी मंत्री बने बैठे हैं, लेकिन उनका वोट नहीं मिला, उनके लोग हार गए। जो लोग वहां जातियों के नेता बन के बैठे थे बीजेपी में, उन सब के समाज ने उनका साथ छोड़ दिया और जो विचारधारा को स्पष्ट करके पीडीए की बात किया, समाज है उसके साथ खड़ा है। तो मुझे लगता है यहाँ से एक रास्ता खुल रहा है। वो सामाजिक बदलाव का रास्ता है, वो विचारधारा का रास्ता है। और ये राजनीतिक जीत अगर पूरी तरह हो गई होती तो कल्पना करिए अगले 6 महीने में इस देश ने वो परिवर्तन देखे होते जो अंबेडकर और लोहिया और गांधी के विचार का भारत बनाने की दिशा में जाते। 37 सांसद जीत के आए हैं समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से 37 और 6 43 सांसद, 44 हो सकते थे। आपने नियत की बात की, नगीना में नियत डोल गया या क्या हुआ? ये भाई आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, चंद्रशेखर अगर एक सीट मांग रहे थे और परफॉर्मेंस दिखाता है कि लोगों का जुड़ाव बहुत शानदार था उनके साथ, तो वहां नियत डोला क्या? मुझे लगता है कि इसका असली जवाब तो वही लोग दे पाएंगे जो इस नेगोशिएशन में शामिल रहे हों। आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा मानना यह है कि चंद्रशेखर जीत गए, संघर्ष करते रहे हैं, विचारधारा पर भी बात करते रहे हैं, दिखता है उनकी मेहनत दिखती है और उसका उन्हें क्रेडिट मिला और इसके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। इस संसद में बलात्कारी बैठे, हत्या के आरोपी बैठे, गाली देने वाले बैठे, मुसलमानों को क्या क्या कहने वाले बैठे, उससे बेहतर है कि कांशीराम की बात करने वाला, संघर्ष करने वाला एक विचारधारा के व्यक्ति बैठे। इसके लिए तो हम उनको बधाई देंगे। अलायंस नहीं हो पाया, भाई हमारे दिल की बात आप पूछेंगे तो हम तो चाहते रहे होंगे कि जितने संविधान बचाने वाले सब एक जगह खड़े जाएं, तो हमारे दिल की बात तो अलग है। लेकिन नेता जब कई लोग बैठ करके कोई बात करते हैं, भाई वो नेता तो चाहते थे नीतीश कुमार छोड़ करके ना जाए, वो नेता तो चाहते थे कि जयंत चौधरी छोड़ कर ना जाए। जयंत चौधरी वो शख्स है जिसे 9 विधायक होने के बावजूद 36-37 विधायकों के समर्थन के साथ अखिलेश यादव ने राज्यसभा भेजा था और वो दगा धोखा दे करके अखिलेश यादव का साथ छोड़कर। सर मेरा सवाल यही है कि आप कुछ लोगों के लिए चाहते थे कि वो छोड़ के ना जाए, और एक व्यक्ति है जो आपके साथ रहना चाहता था लेकिन उसको छोड़ना पड़ा एक फैसले के कारण। वो वही बात कर रहा है जिस बात को आप लगातार बोल रहे हैं। उस व्यक्ति को नज़रअंदाज करना क्या क्या दिखाता है? मतलब कैसे लोगों को ये समझना चाहिए? देखिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। हाँ, मुझे लगता है कि देखिए राजनीति है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका सबसे सटीक जवाब वो लोग देंगे जो इस निर्णय में शामिल रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अच्छा उनसे बातचीत में क्या हुआ, कहाँ पेच फंसी, कहाँ दिक्कत आई। ये वो दोनों पक्ष बताएगा जो इस चीज को चाह रहा था या जो इसमें शामिल रहा होगा। क्योंकि मैं उसमें शामिल नहीं था तो उसका ठोस जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं अपनी मंशा जाहिर कर सकता हूँ और मेरी मंशा इस पूरे चुनाव में ये थी कि जितने भी लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से मोहब्बत करते हैं, उसे बचाना चाहते हैं, वो सारे लोग एकजुट हो जाएं और जो सरकार इस संविधान पर खतरा बन गई है उसे हटाएं। ये मेरी मंशा है। अब बाकी तो राजनीतिक सवाल है, बाकी क्या समीकरण बनते हैं क्या नहीं वो लोगों को देखना है। सर, उत्तर प्रदेश की अब जो स्थिति हो गई है और ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य होता है वो चुनाव जीतना होता है, उसके लिए आप लगातार ये बात करते रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग की उन्होंने उत्तर प्रदेश में। वो सोशल इंजीनियरिंग में इस बार ज़्यादा आगे निकले अखिलेश या फिर पूरा इंडिया गठबंधन? तो क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी भी अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स चेंज करेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 100 साल से नहीं किया है, 100 साल पुरानी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। पर जब भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं तो वो सीधे आरएसएस है। आरएसएस का एक प्रयोग है। जब इसने जनसंघ बनाया था तब भी कहा था कि एक गाजर की पुंगी है, बजी तो बजी नहीं तो खा जाएंगे। तो उनके लिए बीजेपी कोई स्वतंत्र कोई अस्तित्व वाली चीज़ नहीं है, उनके एक रणनीति का हिस्सा है। एक इतिहास के एक खास कालखंड में उन्होंने जब जनता पार्टी हड़पने की उनकी नीति असफल हो गई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई
और उसके आधार पर वो भारत की राजनीति को प्रभावित करने की, भारतीय समाज को विषाक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका सीधी सी एक पुरानी लाइन है जो मुसोलिनी की लाइन है, जिसके सारे खतरे हिटलर और मुसोलिनी के यूरोप ने झेले हैं कि वो सेना का हिंदूकरण और हिंदुओं का सैनिकरण करेंगे। ये सीधा उनका वो है, और उनके लिए मुसलमान एक दुश्मन है जिसके खिलाफ जितनी नफरत फैलाई जाए वही उनको हिंदू राष्ट्र बनाने का असली मकसद या असली आधार है। ये पहली बार हिंदुओं के सामने ये समस्या आई है, क्योंकि हिंदू तो कभी अन्य मानता ही नहीं किसी को। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत श्याम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, वो ये मानता रहा। या स्वामी विवेकानंद, जिनको हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आइकन माना जाता है, और खुद आरएसएस के लोग फोटो चिपका के गर्व से कहो हम हिंदू लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं? उन्होंने एक पत्र में लिखा है कि भारत की एकमात्र आशा इस दो महान धर्मों के मेल में है, हिंदुइज्म और इस्लाम, वेदांती मस्तिष्क और इस्लामी शरीर। ये विवेकानंद कहते हैं। हमारे सारे गुरु नानक हों, कबीर हों, जो भी रहे हों, जिन्होंने इस समाज को का पथ प्रदर्शन किया है, वो सारे हिंदू मुस्लिम एकता या कहा जाए धर्मों और जातियों के आधार पे भेद को न मानने वाले लोग रहे। ये पहली बार एक ऐसी राजनीतिक धारा इस देश में आई है जिसके पास शक्ति संचय हो चुका है, जो लोगों को विभाजित करके बता रही है कि ये धर्म का आधार है। यानी धर्म का आधार नफरत हो सकता है। ये दुनिया का अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जो आरएसएस का है। वो धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं। भगवा तो रावण ने भी पहना था और सीता हरण कर लिया था। अब ये सत्ता हरण के लिए भगवा पहन रहे हैं, फर्क बस इतना है। लेकिन असली बात है, जब उत्तर प्रदेश को हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ी गलत फहमी हो गई लोगों को कि ये हिंदुत्व की प्रयोगशाला कभी नहीं रहा है। पिछली बार भी जब ये जीते हैं 2014 में, तो उसके पीछे एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन, गलत और सही जो आरोप थे वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाला जो आंदोलन था जी। 2019 में बालाकोट और इन तमाम घटनाओं से ऐसा लगा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है। दूसरी बात, जिसको ये हिंदुत्व कह रहे थे, उसकी सफलता कह रहे थे, वो दरअसल वही है जिसकी ओर इशारा डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने किया कि नॉन यादव जातियों, पिछड़ी जातियों के बीच में और नॉन जाटव दलितों के बीच में ये प्रचारित किया गया मीडिया के सहयोग से कि भाई इनको तो कुछ मिलता नहीं है, सारी मलाई यही लोग चट कर जाते हैं, जो झूठ था। जैसे वो 56 या 58 एसडीएम वाला की उनकी नियुक्ति, वो सरासर झूठ था। उसमें इस देश के सबसे बड़े चैनल आज तक जैसे लोग शामिल थे, और झूठ पे कभी माफी नहीं मांगते, वो लगातार झूठ बोलते हैं। तो मीडिया के सहयोग से, उसके बेशर्म इस्तेमाल से लोगों के बीच एक भ्रम पैदा किया गया। लेकिन उस भ्रम से लोग उभरे, क्योंकि जाति जनगणना की जब बात कर रहे थे राहुल गांधी, तो वो सामान्य बात नहीं है। भाई बिहार में क्या हुआ जाति जनगणना के बाद? केवल जातियों की गणना थोड़ी हुई कि हम इतने तुम इतने। वहां पे सभी जातियों का या सभी समूहों का, पिछड़े, दलित, इन सब की रिजर्वेशन की जो सीमा थी वो बढ़ गई। दलितों की भी बढ़ गई, आदिवासियों की भी बढ़ गई, पिछड़ों की भी बढ़ गई। तो ये जो मांग है कि अगर भागीदारी का प्रश्न है, वो हवा में तो होगा नहीं, आपको भागीदारी देनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ जो क्रोनी कैपिटलिज्म को जब आप चैलेंज करते हैं, जब आप निजीकरण को चैलेंज करते हैं और सार्वजनिक उपक्रमों की बात करते हैं, तो उसका सीधा संबंध इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों से है। जब, और उसमें एक बात बहुत साफ है, इस चुनाव की सबसे जो घटिया बात रही है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने मंडल कमीशन, जिसको वो मानते हैं और अपने राज्यों में भी लागू करते हैं, उसमें दिए हुए मुस्लिम आरक्षण को, यानी मुस्लिम जातियों के आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाया। इस देश में पिछड़ी जातियों के मुस्लिम समाज को मंडल कमीशन के तहत आरक्षण मिलता है। यहां तक कि जब मोदी मुख्यमंत्री थे वहां भी मिलता था, वो केंद्र में प्रधानमंत्री है वहां भी मिलता है। नैरेटिव सेट करने के लिए लेकिन उन्होंने झूठ बोला और इस देश, एक तरह से इस देश की एक आबादी को अपमानित किया, उनके अंदर परायपन का एहसास भरा और उनका शिकार करके, एक तरह से उनका आखेट करके ये समझा कि हिंदू समाज खुश हो जाएगा। हिंदू समाज ने इनकार कर दिया। दरअसल जिस बात को कहा जाता है कि जागो हिंदू जागो, तो इस बार हिंदू सचमुच जागा। चलिए, उत्तर प्रदेश में सर ओबीसी, खासतौर पे यादव और जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनके बीच बड़े खबरें आती हैं कि एक शत्रुता भी है, एनिमिटी भी है। इस चीज़ को कैसे पाट पाएंगे? अब मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धुआं को आग बनाकर पेश किया जाए, कुछ को आग को धुआं बना दें। ये इस देश में नैरेटिव बिल्डिंग में रहा है। और बहुत अच्छा उन्होंने, पंकज दा ने ये जिक्र किया कि जैसे झूठ को कैसे प्रचारित किया जाता है। वो झूठ बरगलाने के काम आता है कि 86 में 56 एसडीएम, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा 46 में 56 बन गए। उसी सदन में अखिलेश यादव ने पूछा कि प्रमाण दे दो, सरकार 7 साल से आपकी है,
उस पर सीबीआई जांच करा दो, हमें बता दो कितने हैं। ऐसे ही बहुत तरह के झूठ हैं कि दलित और पिछड़े बहुत ज़्यादा एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक नैरेटिव बनाया गया और आरएसएस ने इस नैरेटिव को बनाया, और ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग भी इसमें आ जाते हैं कि भाई दलितों का शोषण तो ओबीसी करते हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि दलित और ओबीसी में कोई अंतर विरोध नहीं है या टकराव नहीं है। ये टकराव की वजह अलग है। ये वजह ये है कि जिसके पास जमीन है, जिसके पास या कुछ भी चीज का मालिकाना हक है, तो मालिक और मजदूर के रिश्ते में कुछ कुछ टकराव आता है। उसे जातिगत टकराव बना करके पेश किया गया उन लोगों द्वारा जो लक्ष्मणपुर बाथे पर बात नहीं करना चाहते, कि जाति के नाम पर सेनाएं बनाई गई और एक पूरी दलित बस्तियों को उजाड़ दिया, मार दिया, काट दिया। यूपी बिहार इसको देखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में वो लोग भी थे जो चारपाई पर बैठने से पहले जाति पूछते थे, पानी पीने से पहले, पांक में बैठने से पहले पूछते थे। वो उस जमीन पर एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर आए और संघर्ष किया। उसी लड़ाई को अर्जक संघ लड़ा, त्रिवेणी संघ लड़ा, उसी लड़ाई को मानवर कांशी राम लड़े, डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर लड़े। उत्तर प्रदेश में उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया मुलायम सिंह यादव ने। और अगर इतना ही बड़ा टकराव होता तो मुलायम सिंह यादव केवल यादवों के वोट से कभी नेता नहीं बन पाते, केवल ओबीसी के वोट से भी नेता नहीं बन पाते, या मानवर कांशी राम केवल दलित की बात करते हैं, वो 85% ओबीसी की भी बात करते हैं, मतलब दलित और पिछड़े सबकी बात करते हैं। ये है विचारधारा। जमीन पर कुछ एक जगह पर टकराव होगा, उसे पाटने में इस देश में बहुत, मैंने क्यों कहा कि डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया मिलकर काम करना चाह रहे थे। डॉक्टर लोहिया तो ओबीसी भी नहीं थे, लेकिन उनका जो समाजवाद था उसमें वो नारा था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। और उस नारे को जगदेव बाबू ने कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। सोशल जस्टिस का पूरा आंदोलन इस देश में दलित, पिछड़े, बहुजन एकता का रहा है। जब कांशी राम जी बाम से बनाते हैं तो उसमें माइनॉरिटी भी शामिल है, पिछड़ा भी शामिल है, दलित भी शामिल है। जब मुलायम सिंह यादव राजनीति करते हैं और जब एक कड़ा फैसला लेते हैं मुख्यमंत्री रहते हुए संविधान की रक्षा के लिए, जब बाबरी मस्जिद पर हमला करने लोग जा रहे होते हैं, तो वो मुलायम सिंह यादव दलितों के पक्ष में भी आरक्षण के सीमा को बढ़ा करके ओबीसी को भी आरक्षण देते हैं, दलितों को भी देते हैं, और सांप्रदायिकता के सामने खड़े भी होते हैं। तो लगातार इस देश में, उत्तर भारत में भी विचारधारा में भी दोनों में एकता रही है, राजनीति में भी दोनों में एकता रही है। बीच बीच में राजनीति में टकराव रहते हैं, जैसे समाज में भी रहते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती, अखिलेश एक साथ आते हैं। exactly. एनालिसिस जो है सर, कि सपा के जो वोट्स हैं वो तो ट्रांसफर हुए उधर, लेकिन बसपा के जो वोट हैं वो इधर ट्रांसफर नहीं हुए, क्या कारण रहा? वो परिस्थितियां अलग थी उस समय। एक परिस्थितियों का पंकज दा ने जिक्र कर दिया, वो बालाकोट, देश बचाने, ये सब का। कुछ सीटों के वितरण का भी एक फर्क है कि कौन सी सीटें थी जिसपे बसपा लड़ रही थी, क्या वजह थी कि वो 10 लोग जो जीते वो फिर दोबारा क्यों नहीं गए, शायद उसमें से कोई नहीं लड़ा है, वो लोग फिर हार गए। परिस्थितियां अलग थी। बहुत देर में गठबंधन बना था, लोग तो चाहते थे, लेकिन वो वाला कैंपेन नहीं हो पाया कि जहां साइकिल नहीं होगा वहां हाथी पर वोट देना है, जहां हाथी नहीं होगी वहां साइकिल पर वोट देना, सिंबल नहीं पहुंचा पाए। बहुत तरह की चीजें छोटी छोटी होती है ना राजनीति में, कई चीजें एक साथ जुड़ती हैं। कहीं सिंबल नहीं पहुंचा, कहीं कैंडिडेट का मामला रहा होगा, कहीं कैंपेन में कोई दिक्कत रही होगी, कहीं मिजाज में कोई दिक्कत रही होगी, कौन किसको वोट दिया अभी उसमें डिबेट में जाने की जरूरत ही नहीं। मैं तो ये देखता हूं कि 2024 में बियॉन्ड द पार्टी लाइन, बियॉन्ड द कास्ट लाइन, सबने संविधान बचाने के लिए वोट दिया। और मैं बार बार कह रहा हूं, इस पूरे विमर्श पे 2024 के विमर्श ने बहुजन विमर्श को केंद्र में रख दिया है। सांप्रदायिक, संघी, दक्षिणपंथी विमर्श के सामने पीडीए का विमर्श सामाजिक न्याय का विमर्श है, जाति जनगणना का विमर्श सामाजिक न्याय का विमर्श है, और ये सब मिलाकर संविधान ने अयोध्या में खड़े होकर झंडा गाड़ दिया। तो अब पीछे की तमाम गलतियां, तमाम अलग अलग चीजें अब ऐसा लगता है कि एक नई दिशा की तरफ दिख रही हैं, और वो नया सवेरा है संविधान और सामाजिक। चलिए, अतीत की बात नहीं करेंगे, भविष्य की बात करते हैं एक आखिरी सवाल के साथ। आपने कहा कि किसने किसको वोट दिया, इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आप कोई भी तब्दीली चाहेंगे डॉक्टर लक्ष्मण, मुझे लगता है आप इस बात से सहमत होंगे, वो तब्दीली आपको चुनावी राजनीति के जरिए ही मिलेगी। आपको वहाँ एक जगह हासिल करना होगा। इसीलिए तो इतना खुश हो रहे हैं ना कि सरकार नहीं भी बन
रही है, लेकिन एक ताकत आई है तो खुशी है। 3 बातें आती हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अगर मैं वैसे बात करूं फौरी तौर पर, मोटे तौर पर, तो पिछड़े लोग सपा के साथ जुड़े हुए हैं। दलितों के लिए जो पार्टी थी या दलित आधारित जो पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी। अल्पसंख्यकों के लिए ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो वोट करते हैं, और इस बार राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव था। मुस्लिम यादव का समीकरण सपा के साथ भी चलता है। ये 3 वोटर सेगमेंट हो गए, मान के चलें आप। मैं एक सीट की बात करूं, नगीना की, जिसका मैंने जिक्र भी किया था। वहां पर जो दलित समुदाय है, उन्होंने चंद्रशेखर रावण को जिताया। मतलब तमाम लोगों ने जो संविधान बचाने की मुहिम में भी थे, और वो समुदाय भी चंद्रशेखर की तरफ बढ़ा। राहुल गांधी की सीटें भी, या कांग्रेस की सीटें बढ़कर 6 हो गई हैं। न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा का भी बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होगा शायद इसमें। अखिलेश की सीटें भी या सपा की सीटें भी बढ़ी हैं। तो अब 3 फोर्सेस के तौर पर मैं देखता हूँ यूपी को। अगर मैं बीजेपी के अलावा बात करूँ, समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा दे रही है, राहुल गांधी जो सामाजिक न्याय का नारा दे रहे हैं, चंद्रशेखर जो फिर से वही संविधान और सामाजिक न्याय की बात करते हैं। तो ये तीनों जो धुरियां हैं, ये कहाँ जाकर मिलेंगी, और पूरी राजनीति इन तीनों के साथ किस तरीके से आगे बढ़ेगी? अब फिर से आपका सवाल हाइपोथेटिकल है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये तीनों में जो डिसीजन मेकिंग लोग होंगे वो इस बार भी बैठे होंगे। इवन चंद्रशेखर वाले मामले में मैं ये कहूँ कि 22 में भी गठबंधन होते होते रह गया कुछ वजहों से। उसके बाद एक उपचुनाव हुआ जिसमें गठबंधन हुआ और जीते। 24 में भी कुछ वजह से नहीं हो पाया होगा, बातचीत भी हुई होगी, बहुत सारी चीजें हुई होंगी। अब अंदर क्या हुआ ये चूंकि मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस ये देख रहा हूँ चलिए मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। किसका प्रभाव ज्यादा आप देख रहे हैं, किन जातियों में? चंद्रशेखर का प्रभाव आप बहुजनों में देख रहे हैं क्या? मुस्लिमों के अंदर राहुल गांधी की यात्राओं का प्रभाव देख रहे हैं? सामाजिक न्याय का जो नारा राहुल गांधी ने दिया उसका प्रभाव देख रहे हैं आप उन जातियों में? या अखिलेश लगातार जो लड़ रहे हैं उनका ज्यादा प्रभाव? मुझे लग रहा है यूपी को जब भी आप देखेंगे ना, तो यूपी में वैसे तो तीनों की अपनी जगह है। मैं तीनों को पता नहीं क्यों आप तुलना करके मुझे फंसा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कह दूं मैन ऑफ द मैच। तीनों को मैं इस तरह से देखता हूं कि अब आप राजनीति को यहां से समझिए ना। इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस शामिल हो गए, गठबंधन हो चुका है, बीच में राज्यों का चुनाव आ गया, और मध्य प्रदेश में ऐसा दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे कि जैसे लग ही नहीं रहा था कि अच्छा ये दोनों पहले मिले फिर बाद में मिल जाएंगे। राजनीति इसका नाम है। क्या क्या नहीं बोला जा रहा था। फिर दोनों उस दिन एक हुए जिस दिन इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को तोड़ लिया एक अकेला सब पर भारी कहने वाले ने। और उस दिन ऐसे लगा कि अब गठबंधन कहाँ होगा, ममता बनर्जी जी अलग, ये वो। उस दिन अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि 11 सीटों पर हमारी और कांग्रेस की बात पक्की, आगे के लिए बात जारी। वो एक पॉजिटिव अप्रोच था गठबंधन को बचाने का। राहुल गांधी और अखिलेश की ट्यूनिंग को अब इस चुनाव में देखिए कि क्या गजब की ट्यूनिंग। और दूसरी और तीसरी बात कि अखिलेश यादव ने वाकई एक नई इमेज अर्जित की है। जिस अखिलेश यादव को कहा जाता था कि अपने बल पर तो अभी तक कोई चुनाव नहीं जीते, जिस अखिलेश यादव को कहा जाता था कि वो घर परिवार पार्टी ये वो यादव मुस्लिम, उसने सारे अपने आरोपों को तोड़ दिया। जिस अखिलेश यादव को शहजादा टोटी से लेकर के घर धुलवाने से लेकर के मंदिर में चले गए तो मंदिर धुलवाने से लेकर के कितने लोगों के आरोप, कितने लोगों के धोखे, सब कुछ सुना, और उसके बाद भी वो इमर्ज करता है नेता मुस्कुराते हुए। उसका एक शब्द आप कहीं, चाहे आप राहुल गांधी को देख लें, राहुल गांधी तो कई बार गुस्से में बोल भी देते थे, अखिलेश मुस्कुराते हुए तंज करते हुए अपना पॉलिटिक्स आगे बढ़ाते गए। तीनों की अपनी जगह है, और तीनों स्टेट की पॉलिटिक्स में क्या करेंगे ये अभी दूर की कौड़ी है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि जब अभी चूंकि संविधान पर खतरा पूरा टला नहीं है, विचारधारा में तीनों में अगर एकता दिख रही है, तो ये चूंकि लड़ाई वैचारिक है, चूंकि लड़ाई राजनीति से ज्यादा बड़ी है, कुछ सीटों और कुछ जातियों में किसका प्रभाव जाता है इससे ज्यादा बड़ी लड़ाई है। अखिलेश यादव अगर पीडीए से कामयाब होते हैं कि 85% वो जातियां जिनका नाम आप, मैं फिर से कह रहा हूं, जिन 36 लोगों का नाम चलेगा ना कि सपा के कौन लोग इस पर नाम देखिएगा, कोई बिंद है, कोई केवट है, कोई निषाद है, कोई पासी है, कोई कश्यप है, कोई जो है अलग अलग तमाम इंक्लूसिव है, इंक्लूसिवनेस है।
यहां मुझे भारत के संविधान के बचाने की उम्मीद दिखती है। जब राहुल गांधी कहेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए, संविधान से देश चलेगा, वहां मुझे एक उम्मीद दिखती है। और वही चीज अगर चंद्रशेखर भी कह रहे हैं तो ठीक है, मैं इसको एक राजनीतिक लड़ाई के आगे संविधान को केंद्र में रख के वैचारिक लड़ाई की तरह। ठीक है, चलिए मैं एक सवाल मुझे याद आ गया है, मैं पूछ लेता हूं और आप दोनों लोगों से पूछ लेता हूं। सनातन पांडे, उनका एक बयान आता है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो या तो मेरी लाश निकलेगी या डीएम की लाश निकलेगी। समाजवादी पार्टी के शासन को गुंडा राज कहकर संबोधित करते हैं। इन सब स्थितियों से निकलेंगे कैसे, बाहर कैसे निकलेंगे? और सनातन पांडे का जो ये बयान है, क्या उसी तरफ इशारा नहीं करता है कि कहीं फिर ऐसा ना हो जाए? नहीं, इसको इस तरह से नहीं। तो गुंडा कहने वाले कौन लोग हैं? ये दिल्ली में बैठे बहुत सारे एलीट अंग्रेजी बोलने वाले लोगों ने जब भी इस देश में वंचित तबके से कोई भी नेतृत्व आया, कभी स्वीकार नहीं किया। मुझे कोई उदाहरण दे दीजिए। कर्पूरी ठाकुर के पक्ष में कितना लिखा गया होगा, कितना लोग लिखे होंगे। राम नरेश यादव, क्या नारा था? इसी दिल्ली का नारा बनाया हुआ था कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनाओ कर्पूरी और भैंस चराओ राम नरेश। वंचित तबके से बहन जी जब आई राजनीति करने, कितने लोगों ने बीजेपी के लूट पर बोला इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। जितने जिले ने उतने ज्यादा पार्टी बना लिया, कार्यालय बना लिया बीजेपी ने। और दौलत की बेटी आप किसको कहेंगे? मायावती को। आप लालू को चाराचोर बनाएंगे, जिस घोटाले की जांच की शुरुआत उन्होंने की, और जगन्नाथ मिश्रा पर बात नहीं होगी। क्या आप डिबेट क्या करना चाह रहे हैं? जब तक कोई तबका चुपचाप जुल्म और ज्यादती सहता रहा, तब तक वहां कोई कानून का राज है। और जब वंचित तबके के लोग खड़े होकर आंख में आंख मिलाकर कहने लगे, मानवर कांशीराम को ये देश के अखबार क्या लिखते थे, मुलायम सिंह यादव पर कितने पॉजिटिव लेख लिखे गए हैं। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जहां जो संस्थानों पर कब्जा है ना, देश के विश्वविद्यालयों में आज भी दलित पिछड़े नहीं है, देश के मीडिया संस्थानों में आज भी दलित पिछड़े नहीं है, वहीं से नैरेटिव बनता है। चट्टी चौराहे पर बैठ करके कहा गया कि अखिलेश यादव ने इतना विकास किया और घर गंगा जल से धुलवाए, कितने आर्टिकल दिल्ली में बैठ के लिखे गए। ये हम सवाल पूछते हैं। जितना लॉ एंड ऑर्डर के लिए अखिलेश यादव ने किया, पुलिस वैन चलाई, आज वही पुलिस 4 गुना वसूली कर रही है। फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है और खुलेआम गुंडे उत्तर प्रदेश में हो रही है। वो गुंडा राज नहीं है? हाथरस उसी राज्य में हुआ, उसी राज्य में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। आज उसी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जेल में बंद होने वाले लोग दलित पिछड़े हैं। मुसलमानों को कितना प्रताड़ित किया गया। मुख्तार अंसारी को कहा, उस दिन जिस दिन मुख्तार अंसारी का जनाजा निकल रहा था, उस जनाजे में मुसलमान बहुत नहीं थे, हिंदू खड़े थे। और यहाँ लखनऊ में बैठ कर कह रहा था कि माफिया और मसीहा, और अपनी जाति वाले माफियाओं को क्या क्या नहीं दे दिया। ये इसलिए नैरेटिव है, जो नैरेटिव ये बनाता है कि सपा मतलब गुंडा राज। मैं ये कह रहा हूं कि 12 से 17 का शासन देख लीजिए और विचारधारा देख लीजिए, दोनों में कमजोर के हाथ में ताकत देने का काम सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, इन पार्टियों ने किया। इसलिए हम उनको ताकतवर देखते हैं। इसलिए इस देश के लोगों ने कभी विमर्श में उन्हें जगह नहीं दी। इसलिए इस तरह की टैगिंग निहायत ही आधारहीन, तर्कहीन है। आखिरी बात की सनातन पांडे ने क्या कहा, अगर धांधली हुई, अब भाई इससे आगे क्या है? संविधान बचाने की बात करते हैं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि कई बार जब हम हिंसा की बात नहीं करते, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन कोई वोट ही लूट ले जाएगा, कोई आपको। अब फर्रुखाबाद में क्या हुआ, हमारे मित्र हैं डॉक्टर नवल किशोर शाह के, बड़े संयमित कैंसर सर्जन है, बहुत शानदार शख्स हैं। 3 बार बिजली काटी गई काउंटिंग स्थल की, इसी चुनाव में 3 बार बिजली काटी गई। 4 बार वो 5,000, 7,000, 10,000 वोट से आगे जा रहे हैं, 2,000 वोट से हरा दिया। और जबकि वहां खड़े हुए पुलिस लाठी मार रही, ये मार रही, वो क्या क्या हो रहा है। ये अगर प्रदेश में होगा तो साहब देखिए, एक तो ये है ना कि जब आपके बात आत्मसम्मान पर आती है तब कोई खामोश नहीं रहता है, और जब आपके संवैधानिक हक ही छीन लिए जाएंगे तो भाई सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इसे आप गुंडा राज न कहें, हिंसा का समर्थन हम कतई नहीं करते, लेकिन कहना पड़ा ना कांग्रेस पार्टी को भी कि बूथ मत छोड़ना, पोलिंग वहां पर गड़बड़ी मत होने देना। अखिलेश यादव को चिट्ठी जारी करना पड़ा कि डटे रहें। अगर वोट की लूट ही होती रहेगी और आप चुपचाप होते देखेंगे तो संविधान का मतलब ही क्या निकलेगा। इसलिए हिंसा का समर्थन न करते हुए भी हम केवल ये कहना चाहेंगे कि वो है ना कि आखिर में आपके आत्मसम्मान और हक दोनों को कोई छीन ले
और आप बचा भी ना पाए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, बड़े अच्छे नोट पे डॉक्टर लक्ष्मण ने ख़त्म की है बात। मैं वहीं से आपसे पूछ रहा हूँ कि ईवीएम में धांधली की काफ़ी सारी बातचीत हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका पर काफ़ी बातचीत हुई, एक परिणाम आया जो परिणाम शायद थोड़ी बहुत उम्मीदों के अनुरूप रहा। हालांकि 295 इंडिया अलायंस कह रही थी, उतनी तो नहीं आई। तो ये जो खतरे थे, अंदेशे थे ईवीएम में धांधली की या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के संदेहास्पद भूमिका की, ये खतरे तो नहीं टले। क्या इन पर कोई कठोर कार्रवाई की जाएगी, आपको लगता है? इंडिया मुझे अलायंस की लगता है पार्टीज कि के जो जरिए? ये परिणाम आए हैं, जैसे अभी बताया लक्ष्मण भाई ने कि कहाँ कहाँ किस तरह बिजली काटी गई, और तमाम भूपेश बघेल जी ने भी ट्वीट किया था, जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि कैसे नंबर्स जो हैं वो ईवीएम्स के बदले हुए पाए गए। इन सारे मुद्दों पर अलग अलग लोगों के पास अदालत ही एक जरिया है जहां जाना चाहिए, वो जाएंगे भी। और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गंभीर फैसले भी दिए हैं, जिसमें खास तौर पर जो सिंबल लोडिंग यूनिट SLU है उसको 45 दिन तक रखने की बात कही गई थी, और तमाम बातें कही गई थी। दरअसल पहले दिन से इस चुनाव आयोग पर संदेह लोगों को है, और वो यूं ही नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चयन समिति में, यानी जो चुनाव आयुक्त को चुनेगी जो समिति, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर, को होना है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। चुनाव आयोग की भूमिका संदेहास्पद है, ठीक है। लोगों ने बातचीत की, लेकिन जब परिणाम आ गए तो उसके बारे में कोई बातचीत हुई नहीं है। तो क्या पार्टियां ये समझ चुकी हैं कि खतरा टल चुका है? लगता है कि वो अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये परिणाम उस बेईमानी के बाद आए हैं जिन बेईमानी की ओर अभी लक्ष्मण ने इशारा किया। कई जगहों से ऐसी खबरें हैं जहां पर 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000 इधर उधर किए गए हैं, बहुत स्पष्ट है, और प्रशासन की उसमें बड़ी खराब भूमिका रही। लेकिन मैं एक बात और कह दूं, जो लक्ष्मण भी कह रहे थे कि हम हिंसा का समर्थन नहीं कर सकते, और हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, और कैमरे के सामने कोई नहीं कर सकता। नहीं, कैमरे के पीछे भी नहीं करेगा। एक बात मैं कह रहा हूं, जो करते हैं वो भी नहीं कर सकते। हम लोग तो वैसे भी अहिंसक लोग हैं, हमारी क्या मतलब जैसे मोदी जी हिंदू मुसलमान नहीं करते, कभी नहीं कर, उन्होंने मना किया है, क्या गंगा गंगा में खड़े होकर कह देंगे। लेकिन मैं इतिहास का विद्यार्थी भी, संविधान बचाने के लिए जब हिंसा और कायरता में चुनना हुआ, तो हमेशा हर देश में हिंसा को एकदम अस्पृश्य नहीं माना गया। 1776 में अमेरिका में क्रांति होती है, और उसी संविधान को बचाने और बराबरी की लड़ाई के संदर्भ में 1860 में गृह युद्ध हो जाता है। यानी आप सोचिए कि 60 और 24 कितने साल, 84 साल बाद, 84 साल बाद गृह युद्ध होता है। अभी तो हमारे 84 साल संविधान को बने नहीं हुआ, लागू हुए नहीं हुआ। तो जब अमेरिका, जिसको हम सबसे मजबूत और मैच्योर्ड डेमोक्रेसी मानते हैं, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानते हैं, सबसे पुरानी मानते हैं, बड़ी का तमगा तो हमने लगा रखा है, वहां अगर 84 साल बाद गृह युद्ध हो सकता है, इसलिए कि एक लिबर्टी के, जो लिबर्टी चूंकि अमेरिकन रेवोल्यूशन की बुनियादी बात है, लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आज भी लगी है। तो भारत में भी अगर समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, अगर उस पर खतरा होता है और समाज किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंचता है, तो फिर आप इससे इनकार भी नहीं कर सकते। जो लोग भी सरकार में हैं या सरकार में आज और कल हो सकते हैं, उन सबको ये बात ध्यान रखनी चाहिए। और इसीलिए एक बात कही जाती है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। वो बात यूं ही नहीं कही गई, पूरी दुनिया इससे गुजर चुकी है। हमारे पास इतिहास के बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं जहां जब क्योंकि ये भी एक हिंसा है, अगर प्रशासन के दम पर आप लूट रहे हैं, आप जनमत को लूट रहे हैं, आप वर्डिक्ट को लूट रहे हैं, तो इस हिंसा के जवाब में जो प्रतिवाद संगठित होगा, वो हो सकता है कुछ लोगों की नजर में हिंसक हो, लेकिन वो प्रतिवाद जरूरी है, वो बिल्कुल जरूरी है। और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। इसी बात के रजिस्ट्रेशन का चुनाव 2024 लोकसभा का चुनाव रहा है। राज्यों में क्या स्थिति होगी वो दूर की बात है, डॉक्टर लक्ष्मण या डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव दोनों का यही कहना है। लेकिन एक बात तय है कि इन चुनावों में जो अपोजिशन पार्टीज थी या इंडिया अलायंस था, वो लोगों के मुद्दों के साथ आगे बढ़ा, और परिणाम ये बताते हैं कि लोगों ने जब अपने मुद्दे सुने जो बिसरा दिए गए थे चुनावी मंचों से, तो लोगों ने भरपूर साथ भी दिया। इसी कारण उत्तर प्रदेश, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पथ प्रशस्त किया था और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया था 2014 और 2019 में, उसने भारी नुकसान भारतीय जनता पार्टी का किया। मतलब क्या है,
मतलब साफ है, लोग अपनी बात सुनना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि बात उनके मुद्दों पर हो, कोई करने वाला तो हो। इंडिया अलायंस ने इस बार की, लोगों का साथ मिला और लोगों की बात होती रहे। लोकतंत्र के लिए इससे ज़्यादा सुखद कुछ भी नहीं हो सकता है और बहुत सुखद हमारी ये बातचीत भी रही। लोकतंत्र और लोकसभा चुनाव 2024, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां रही उसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए डॉक्टर लक्ष्मण आपका और पंकज श्रीवास्तव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि इस तरह की चर्चाएं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।